नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस साइकिल में हमारे शरीर के अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से ओव्यूलेशन होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बता दूं कि यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसे हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, माहवारी भी बोलते हैं, ऋतु चक्र भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस जो साइकिल जो होता है, यह 1 से 5 दिन तक चलने वाला प्रोसेस होता है। कुछ कुछ फीमेल्स को 3 दिन तक भी होता है, 3 से या 4 दिन का भी होता है, कभी कभी यह टाइम पीरियड जो है 1 सप्ताह तक भी जा सकता है। और यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यह बेसिकली फीमेल में होता है, यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं उन लोगों में यह मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है? जब 12 से 13 वर्ष का एज किसी भी गर्ल का जब पूरा हो जाता है, तो उस टाइम पहली बार जब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो उसे हम लोग मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। तो मैंने कहा कि 12 से 13 वर्ष का जब एज हो जाता है, उस टाइम फर्स्ट पीरियड्स आता है, इसे हम लोग बोलते हैं मीनार्की बोलते हैं। और ये जो है 45 टू 50 के एज में जब पहुंच जाती है तो स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज बोल देते हैं। पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना। तो आप समझ जाइए कि इसे मीनोपॉज बोलते हैं। और जब पहली बार होता है तो उसे हम लोग मीनार्की बोलते हैं। अब होता क्या है, यह कितने दिनों तक चलने वाला मतलब पीरियड है? तो मैं आपको बता दूँ, 29 से 30 डेज, ये इतना मंथ का। आप जानते हैं कि कोई भी महीना में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। हर मंथ में ये होने वाला साइकिल है। तो यह जो रिपीटिशन जो होता है हर मंथ में होता है, तो वो 29 से 30 डेज़ के अंतराल पर होता है। जैसे किसी फीमेल को अगर इस फरवरी को, आज हमारा यह जो मंथ चल रहा है फरवरी का, तो इस फरवरी में अगर स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी को मान लीजिए 10 तारीख को अगर उन्हें आया है पीरियड्स, तो आगे जा कर के मार्च के 10 तक होने की संभावनाएं होती है। 10 से 15 के बीच में होने की संभावनाएं होती है। कुछ फीमेल्स को आगे भी डेट चला जाता है, कुछ फीमेल को पीछे भी डेट चला जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सामान्य सा प्रोसेस है। बिकॉज आपके बॉडी के अंदर में जितने जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, जितने जल्दी जल्दी ओव्यूलेशन होते हैं, उस हिसाब से टाइम आगे पीछे होता है। हार्मोनल चेंजेस भी इसमें मायने रखता है। तो अगर आप देखिए कि आपके फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप है वो 28 से 29 दिन का है, 30-31 का भी है तो चलेगा। इतना गैप अगर हो रहा है और फिर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में कितने फेज़ होते हैं, कैसे किसी महिला के बॉडी के अंदर में यह जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला जो एक प्रोसेस है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 फेज होते हैं, 3 स्टेज भी बोल सकते हैं, फेज भी बोल देते हैं। फॉलिक्यूलर फेज, दूसरा हो जाएगा ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा होता है ल्यूटियल फेज। अब हर एक फेज में आपके बॉडी के अंदर में जो एग होता है उसमें चेंजेस आता है। आप जानते हैं कि एग जो होता है किसी भी फीमेल बॉडी में जन्म से पहले ही उसके बॉडी में बन जाता है। यानी आपको बता रही थी, कोई भी फीमेल जब मदर के गर्भ में होती है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर वह लड़की है, वह अपनी मदर के गर्भ में है, तो उसी टाइम जितने भी एग्स बनने होते हैं वो उसी टाइम बन जाते हैं, जन्म से पहले ही बन जाते हैं। अप्रॉक्स 2 मिलियन तक एग होते हैं। और जब उसका जन्म हो जाता है, प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम 60,000 से लेकर के 80,000 तक क्या होते हैं? एग बच जाते हैं, जिसको हम लोग एटरेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटरेसिया बोलते हैं। तो इतना याद रखिए कि कोई भी फीमेल जब 13 से 14 वर्ष की एज में पहुंचती है, तो उस टाइम उनके बॉडी में 60,000 से 80,000 तक एग उसमें कहाँ सिचुएटेड होते हैं? ओवरी में। कहाँ पे होते हैं? ओवरी में सिचुएटेड होते हैं। और हर मंथ एक एक ओवरी जो होता है, ओवरी से एक क्या होता है? एक ओवरी से, बिकॉज जानते हैं कि 2 ओवरी होते हैं, एक राइट में होते हैं, एक लेफ्ट में होते हैं। तो राइट या लेफ्ट किसी में से भी एक ओवा रिलीज होता है, और रिलीज होकर के यही ओव्यूलेशन कराता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस ओवा का डेवलपमेंट कैसे होता है। ऐसा मन में तो आता होगा ना कि क्या ऐसा चीज़ निकलता है, एग पढ़ते हैं, लेकिन एग में आखिरकार चेंजेस होता क्या है, अगर चेंजेस ना हो तो क्या होगा, वो सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो
पहला जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें भी 4 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड सबसे लास्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल का मतलब होता है सबसे पहला वाला, मतलब कोई भी बच्चा जब एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या हम लोग प्राइमरी स्कूल में पहले पढ़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आपका बेसिक होता है, नया नया स्टार्ट होते रहता है। तो इसी तरह एग का डेवलपमेंट नया नया जब स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल में जो बीच में एग होता है उस एग को हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम लोग ग्रैन्युलोसा लेयर बोलते हैं। कौन सा लेयर? ग्रैन्युलोसा लेयर बोलते हैं। और यह लेयर जो है सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को। मैं बाद में बताऊंगी कि एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। ये क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब प्राइमरी फॉलिकल का काम इतना ही तक हो गया। अब इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में ये सारी चीज़ें होंगे, प्राइमरी फॉलिकल भी होंगे जो यहाँ प्राइमरी oocyte होंगे, उसके बाद ये वाली लेयर जो है ग्रैन्युलोसा लेयर रहेगा ही रहेगा, और एक और नया लेयर इसमें जुड़ जाता है, बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थीका लेयर बोलते हैं। और थीका लेयर का काम होता है इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन तो यहाँ प्राइमरी फॉलिकल में भी बन रहा है लेकिन सेकेंडरी में इसके लेवल को बढ़ा देता है। क्या करता है? लेवल को बढ़ा देता है। अब देखिए सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आता है टर्शियरी फॉलिकल। इसमें जो है सारी जो सेकेंडरी तक जो स्ट्रक्चर है वो इसमें रहेंगे, लेकिन बीच में एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फ्लूइड फील्ड हो जाता है इसमें तरल पदार्थ भर जाता है। उस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। और यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बन जाता है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, टर्शियरी फॉलिकल आते आते ये डेवलप करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है ग्राफियन फॉलिकल स्टेज आता है, जिसमें बेसिकली आप देखिएगा कि सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बन जाता है जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और ये जो होता है ग्राफियन फॉलिकल जो स्टेज होता है 14 डेज पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे जब डीजेनरेट होता है तो एक और चीज़ बनता है। क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। मैं आपको बता दूं कि क्या बोला जाता है 10 to 17 डेज जो होता है 10 to 17 डेज हमेशा फिजिकल कांटेक्ट आने से बचना चाहिए लोगों को, बिकॉज इस टाइम जो होता है ओव्यूलेशन का हाई चांस होता है। दैट मीन्स यही वाला फेज वहाँ पे रहता है जहाँ पे जोना पेलुसिडा का लेयर प्रेजेंट होता है। और कोई भी स्पर्म 10वें से 14वें दिन तक इसी लेयर को ब्रेक करके एक के साथ कांटेक्ट करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम देता है और कोई भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। और इस टाइम पूरी तरह ये आपका एग मैच्योर है। अब जब यहाँ पे स्पर्म नहीं आएगा तो फिर यही वाला जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद एग रप्चर हो जाता है और एक और चीज़ का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं ओव्यूलेटरी फेज में। ओव्यूलेटरी फेज में चलने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फॉलिकल जो फेज होता है आपका, उसमें क्या होता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है बाय एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या मैंने बोला? फॉलिकुलर, देखिए नाम से स्पष्ट है, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, बढ़ावा देना बढ़ने के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए कि फॉलिकल्स मतलब आपका प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है, तो इसमें डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बहुत ज़्यादा काम करता है इस टाइम और डेवलपमेंट को अंजाम देता है। अब आते हैं हम लोग ओव्यूलेटरी फेज में, जो हमारा दूसरा फेज है। तो अब यहाँ पे हार्मोन का काम स्टार्ट हो जाता है। देखिए सब चीज़ साथ में ही चलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेशलाइज करके लिखा है कि ओव्यूलेटरी फेज में जब ओव्यूलेशन होने वाला रहता है तो उस टाइम होता क्या है। देखिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और यहाँ ये क्या रिलीज करता है? एलएच रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जीएनआरएच जो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म इसका ये है, ये एलएच को रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। फुल फॉर्म क्या है इसका? देखिए जगह की कमी है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा जब मैं बोलूँगी तो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूटिनाइजिंग
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच एंड एफएसएच दोनों रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये आपका हाइपोथैलेमस होता है और यहाँ पे आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और ये हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो यहीं से आपका एंटीरियर वाला है, जो एंटीरियर वाला पार्ट है आपके हाइपोथैलेमस का, वो एलएच को भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी और एफएसएच दोनों को रिलीज करता है। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है, एलएच का ज़्यादा हो गया है। जब एलएच का मात्रा दोनों ज़्यादा हो जाता है, पीक पे आ जाता है, एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी है, यहाँ पे देखिएगा एलएच और एफएसएच दोनों दिखाएगा। ये 14वां दिन पर क्या होता है, बहुत हाई पीक पे होता है और इसी को हम लोग एलएच सर्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज भी बोलते हैं। देखिएगा आप अपनी बुक में दिखाई देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सबसे लास्ट फेज जो होता है ल्यूटियल फेज होता है। अब देखिए अब तो रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद क्या बचता है, ऑब्वियसली कॉर्पस ल्यूटियम बचता है। कॉर्पस ल्यूटियम में यहाँ मैंने बताया कि ओव्यूलेशन हो गया तो उसके बाद क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं या फिर सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करता है, यह भी कुछ चीज़ रिलीज करता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और इनहिबिन हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है आपके जो गर्भाशय की जो लेयर होती है उसको थिकनेस प्रोवाइड कराने का। क्या करने का, थिकनेस प्रोवाइड कराने का। बिकॉज अब देखिए रप्चर हो करके जब भी मेंस्ट्रुएशन होती है तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस के बीच में जो 3 लेयर होती है, आप सब जानते हैं कितने लेयर होती हैं, 3 लेयर। अगर जिनको नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला में जाकर के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम और बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वालों को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो यहाँ पे आकर के इस वाले लेयर को ब्रेक करके वजाइना से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार यह जो लेयर होती है ब्रेक हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट मंथ में मेंस्ट्रुएशन होने के लिए इस वाले लेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो कॉर्पस ल्यूटियम बच गया आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले एरिया में जो बच गया, तो इसका काम हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ा देना, जिसकी वजह से आपका अंदर का जो लेयर है यूट्रस का वो मेंटेन रह सके। आगे बात आपको समझ में। तो ये आपका मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूरे एक फ्लो डायग्राम में तीनों फेजेस को अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं उनको जवाब दूंगी। और साथ ही साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। पर्सनल बात को अगर पूछना है तो इंस्टाग्राम पे टाइप कीजिए, लिंक भी दिया हुआ है अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके, वहाँ पे मुझसे अपना पर्सनल जो भी बात है जो यहाँ पब्लिक में नहीं आप पूछ सकते हैं वहाँ पे पूछिएगा और मुझसे कांटेक्ट करके रखिए, ताकि मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करते हुए चलूँ, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं 12th में है वो अपना नोट्स बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, एक एक बातों को लिखेंगे कॉपी में, जिससे उनका नोट्स जो है बहुत बेहतरीन बनते हुए चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।